ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में उत्तर प्रदेश ओडीओपी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़े थे। हम उसी कड़ी में आज उसके जो मेजर पिलर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक साल यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ओडीओपी के बारे में, और वो भी ओडीओपी में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना करके काफ़ी डेप्थ में पेनिट्रेट कराया गया था क्वेश्चन कमीशन द्वारा। और उसने पूछा था कि स्किल डेवलपमेंट जो ओडीओपी के अंतर्गत है उसके बारे में आप लोग डिस्क्राइब करिए। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में कमीशन का नहीं क्वेश्चन जो है पेनिट्रेट करता है, इसीलिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशंस को या कुछ टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड करने पड़ते हैं। उस संदर्भ में आज हम बातें करेंगे ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेयर आई हैव elaborately described about its features and objectives. So some districts have specific traditional products, and these products attached with the culture, with specific process and unique features. So now we can describe, suppose that this is the map of UP. From Saharanpur is at the topmost state, topmost district of Uttar Pradesh, and different districts have different products. Suppose the सहारनपुर, यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, क्या फेमस है? सहारनपुर पे हमारा जो है ये लकड़ी पे नक्काशी होती है, तो वुड क्राफ्ट इज द ओडीओपी ऑफ सहारनपुर। नेक्स्ट जो है मुजफ्फरनगर है, यहाँ पे जगाधरी यानी कि जागरी गुड़ भेली जिसे कहते हैं, गुड़ मुजफ्फरनगर का है। ये शामली, यहाँ पे एग्जल्स, आयरन स्टील की इंडस्ट्रियां हैं, एग्जल्स लोहे के जो मतलब कि चक्के की जो धुरी बनती है, एग्जल्स वगैरह, ये शामली में है। आपका बिजनौर में भी वुड क्राफ्ट है, क्योंकि बिजनौर में एक जगह है नगीना करके। नगीना मीन्स जैसे कि नग यानी कि जो जेवल्स, नगीना मीन्स जेवल्स। तो लकड़ी की नक्काशी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है उस नगीना में, पार्टिकुलर टाउन में, और प्लाईवुड्स वगैरह के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इसलिए बिजनौर का भी वुड क्राफ्ट ही है। फिर हमारा जैसे मेरठ है, मेरठ का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं। बागपत के कुछ ऐसे एक जो है बागपत में एक जगह है, उसका नाम है ककरा करके जगह है, तो काकर या ककरा करके जगह है। तो वहाँ पे जैसे कि गिलाफ है, कपड़े का कोई, जैसे तकिए का गिलाफ हो गया, कर्टेन हो गया, हैंगिंग कोई चीज़, वॉल है, दीवार पे चादर जो लटकाते हैं इस तरह की, तो इस तरह का वहाँ का ओडीओपी बागपत का है। फिर आपका जो है ये गाजियाबाद है, ये इंजीनियरिंग कोर्स वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर में मिट्टी के बर्तन वो बनते हैं, चीनी के बर्तन, जो खुर्जा जगह है वहाँ पे चीनी के बर्तन ये फिरोज शाह तुगलक के ज़माने से बनते चले आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे देखिए नोएडा है, नोएडा के लिए अपैरल क्लॉथ, ये यहाँ का ओडीपी हो जाएगा। फिर ऐसे मान के चलिए कि एक जगह है आपका जो है यहाँ पे मतलब कि संभल की जो है हड्डियों के, सींग के, तो बोन एंड इवोरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, हड्डियों के, सींग के कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहाँ का ओडीपी क्या हो जाएगा? बोन एंड इवोरी। पीलीभीत है, वहाँ पे बांसुरी यानी कि फ्लूइड, यहाँ पे पीलीभीत है, उसकी बांसुरी या फ्लूइड प्रसिद्ध है। और उसके अलावा देखिए बदायूं है, ये बरेली है, यहाँ पे जरी और जरदोजी, यहाँ का ओडीओपी क्या है? जरी और जरदोजी ओडीओपी है। अलीगढ़ का जो है लॉक है, ताले हैं। हाथरस का हींग है, और मथुरा की जो है पीतल उतल की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा फिरोजाबाद में जो है गिलास वेयर या बैंगल्स, इस तरह की चीज़ें प्रसिद्ध हैं। और आपका जो है आगरा का लेदर वर्क है, लेदर वर्क आगरा में जो है जूती बनती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे अलग अलग जगहों के हैं। मान लेते हैं कि लखनऊ का चिकनकारी हो जाएगा। फिर आपका जो है इधर आ जाते हैं, क्या कहते हैं, जैसे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का आंवला प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं मिर्ज़ापुर भदोही की क्या है? दरी कालीन है। शाहजहाँपुर में भी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जरी जरदोजी है।
और उसके अलावा सीतापुर में जो है यहाँ पे भी कालीन या दरी वरी बनती है। और उसके अलावा जो है बलरामपुर, गोंडा, इन सब जगहों पे दालें बनती हैं, दाल स्पेशल करके कुछ। और उसके अलावा बहराइच है जो वीट स्टैक्स कुछ ऐसे मतलब डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं, जो डंठल होते हैं इसके गेहूं के या धान के, उससे अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें बनाई जाती हैं बहराइच में। उसके अलावा जो है आपका बस्ती है, तो बस्ती का ये है क्या कहते हैं फर्नीचर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बस्ती का। गोरखपुर में टेर्राकोटा है। और आपका जो है खलीलाबाद यानी संत कबीर नगर है, वहाँ पे ब्रास वेयर है। और ये अम्बेडकर नगर है, वहाँ पे मतलब कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के यानी कि हैंडलूम और पावरलूम वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल हो जाएगा या अप्रैल क्लॉथेस हो जाएगा अम्बेडकर नगर का। उसके अलावा अयोध्या है, फैज़ाबाद अयोध्या, यहाँ का जो है वही जो मुजफ्फरनगर वाला है गुड़ है, जिसे जगाधरी या गुड़ कह सकते हैं। उसके अलावा बाराबंकी में भी हैंडीक्राफ्ट क्लॉथेस इस तरह की चीज़ें हैं। क्लॉथेस वगैरह गांव में भी बनते हैं, शहर में भी बनते हैं। वहाँ पे टेक्सटाइल वक्सटाइल यानी कि हैंडलूम पावरलूम बाराबंकी में बहुत ज़्यादा है। अमेठी है, सुल्तानपुर है। इन दोनों जगहों का आपका जो है कांस या मूंज जिसे कहते हैं, कांस या मूंज, उसके मतलब कि डिज़ाइन वाले बर्तन बहुत सारे ऐसे बनते हैं यूनिक किस्म के। और फिर जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, देखिए हाँ एटा एक जगह है, वहाँ पे जो ये मतलब कि राम टेम्पल जो है, राम मंदिर अयोध्या भी बन रहा है, उसका जो घंटा है वो भी यहाँ पे एटा में एक जगह जलेसर है, वहाँ से लाया जाएगा। अलीगढ़ के बगल में हम देखेंगे तो कहीं पे ये अलीगढ़ है और ये कासगंज है, तो ये एटा है। तो एटा में एक जगह पड़ता है जलेसर। जलेसर में जो घुंघरू हैं, घंटियाँ हैं, ये यहाँ पे बनती हैं। और इसीलिए एटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब कि घुंघरू या घंटियाँ, इस तरह की चीज़ें। फिर आपका जो है कन्नौज है, वहाँ का अतर है। और फिर जो है सीतापुर की जो है कालीन हो जाएगी। और उसके अलावा शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी हो जाएगा। पीलीभीत की बांसुरी हो जाएगी। फिर लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर के कुछ जो थारू ट्राइबल्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट टाइप है, वो लखीमपुर खीरी के हो जाएंगे। वही हाल जो है यहाँ पे सराबस्ती के भी जो ट्राइबल्स कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं। फिर आपका इस साइड में आ जाता है ये महोबा या हमीरपुर, क्या है महोबा, हाँ बांदा, महोबा, चित्रकूट। तो ये महोबा का क्या है कि जो शजरकारी पत्थर यानी कि पत्थर में यूनिक किस्म की डिज़ाइन की जाती है, तो ये महोबा का ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरे यूपी की अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ओडीओपी की, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और उनकी अपनी अपनी फीचर्स हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मेन है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका 4 पिलर्स है ऑफ ओडीओपी। अच्छा, ओडीओपी से रिलेटेड है, हमने एक वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एक वो है कंटेंट है, मैटर बहुत अच्छा, जो कि डिज़ाइन में फ्रेम में दिया हुआ है और हमने उसको पिन कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे। हमारे चैनल पे यूट्यूब के चैनल में आप उसमें जाएंगे, जो अबाउट वाला सेक्शन होता है, मोर को क्लिक करेंगे तो अबाउट पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हैं उस पर क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और वहाँ पे हमने पिन कर रखा है उसका इंफॉर्मेशन ओडीओपी का, जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ओडीओपी है। अब हम मेन से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे देखिए कि 4 पिलर्स है ऑफ ओडीओपी, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के 4 पिलर्स क्या हैं। 4 पिलर्स का मतलब कि जो एक ओडीओपी एक इटसेल्फ एक स्कीम है, और इस स्कीम के अंतर्गत 4 जो है माइनर स्कीम है, 4 सब स्कीम है। तो जो 4 सब स्कीम है तो उसको हम कह सकते हैं कि स्कीम्स ऑफ ओडीओपी या सब स्कीम्स ऑफ ओडीओपी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेजर 4 पिलर्स ऑफ ओडीओपी, या क्वेश्चन यूपीपीसीएस ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द सब स्कीम्स ऑफ ओडीओपी, व्हाट आर द मेजर पिलर या व्हाट आर द सब स्कीम्स ऑफ ओडीओपी। ओडीओपी की जो सब स्कीम्स हैं 4, वो क्या क्या हैं। अच्छा, उन चारों में से मात्र अभी तक एक पे क्वेश्चन पूछा है जो कि स्किल और ट्रेनिंग से रिलेटेड है, और हमने लास्ट क्लासेस में उस पर बातें भी मतलब की थी। स्किल और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है उसे अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन चारों पिलर्स के बारे में हम डिटेल में आज बातें कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछने की जो चांसेस हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो पहले नंबर पे जो पिलर है वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। दूसरे नंबर पे जो पिलर है वो मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस है। तीसरे नंबर के जो पिलर है
वो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। फोर्थ नंबर का जो है स्किल डेवलपमेंट एंड टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने बताया कॉमन फैसिलिटी सेंटर। फर्स्ट नंबर पे क्या है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर है। सेकंड नंबर पे आपका मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है। थर्ड नंबर पे फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। फोर्थ नंबर में स्किल डेवलपमेंट एंड टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है उसको हम मार्जिन मनी स्कीम भी कह सकते हैं। मार्जिन मनी स्कीम भी कह सकते हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है। ये चारों पिलर हैं, इसी से रिलेटेड ही यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम सीक्वेंस वाइज चारों के बारे में डिटेल में बातें करेंगे, क्योंकि एक बात मात्र अभी तक पीवाईक्यू में कभी खाली अभी यूपी का जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वनली जो है स्किल डेवलपमेंट एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा यहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर नंबर 1 का जो है इसका पिलर है या सब स्कीम है। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर से तात्पर्य क्या है, पहले ये जान लें। इसका पर्पस क्या है कि प्रोडक्शन को और प्रोसेसिंग को बढ़ाना। इट्स एम टू हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। इट प्रोवाइड्स सेवरल असिस्टेंस like the lab facility, like technical assistance, marketing facilities, raw material, packaging, labeling and barcoding, as well as the publicity and branding of the product. तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर इससे तात्पर्य है कि ये किसी भी ओडीओपी को उसको प्रोडक्शन करने में, उसको प्रोसेसिंग करने में, सिंथेसाइज करने में सहायता प्रदान करता है। So it provides help in production processing. It provides various supports, various help in production and processing. It comprise तो common facility center shall comprise some of these. तो ये जो मेंशन मैंने कर रखी हैं इन्हीं पे ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का मतलब कि एक ऐसी जगह कोई अलॉट की जाएगी एक डिस्ट्रिक्ट में, और उस डिस्ट्रिक्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं या ज़्यादा ज़रूरतें हुई तो उसी हिसाब से और ज़्यादा कर दी जाएंगी। और उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर पे एक स्पेसिफिक एजेंसी क्रिएट की जाएगी उसको रन करने के लिए, उसके मैनेजमेंट को चलाने के लिए। उस एजेंसी का नाम क्या होगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये क्या बनाया हमने? कॉमन फैसिलिटी सेंटर। इस पे ये जो रन करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के पैटर्न पे रन करेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एजेंसी या संस्था बना दी जाती है, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लोग उसमें मेंबर्स होते हैं। यानी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे ये एजेंसी फंक्शन करती है मैनेजमेंट और एडमिन वर्क को देखने के लिए, और उन दोनों की इसमें भागीदारी भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। ये स्पेशल जैसे नोएडा है, नोएडा में 3 जो है स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज कह सकते हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दूसरे नंबर पे आपका स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे जो है प्राइवेट कंपनियां। तो 3 लोग नोएडा स्पेशल, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी स्पेशल पर्पस व्हीकल के आधार पे ही फंक्शन करती है, जिसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे ही ये ओडीओपी के लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। ये सेंटर जो फंक्शन करेगा एसपीवी के आधार पे फंक्शन करेगा, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के आधार पे फंक्शन करेगा। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में कम से कम मिनिमम जो है 20 मेंबर्स होने चाहिए। मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? 20 मेंबर्स होंगे। ये जो मैक्सिमम की लिमिट निर्धारित नहीं है, बट मिनिमम इसमें 20 मेंबर होना जरूरी है। दूसरे नंबर में 2/3 मेंबर जो इसके होंगे कॉमन फैसिलिटी सेंटर का में, वो 2/3 मेंबर जो है ये ओडीओपी से संबंधित होंगे। ओडीओपी से संबंधित 2/3 मेंबर इसके होंगे। तीसरे नंबर पे इसमें गवर्नमेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें होगा।
इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में जो कि मैनेजमेंट या इसका जो एडमिन देखेगा, इसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन वो किस आधार पे होगा, मिनिमम इसमें 20 मेंबर होने चाहिए, 2/3 मेंबर जो है ओडीओपी से संबंधित होने चाहिए, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें एक होगा, और इसमें कुछ एनजीओ जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, उसके अलावा लिमिटेड कंपनीज, ये लोग इसमें भागीदारी ले सकते हैं, एसपीवी के हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है ये कौन कौन सी सहायता प्रोवाइड करेगी? ये टेस्टिंग लैब बनाएगी, तो टेस्टिंग लैब के लिए ये काम करेगी। डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की भी सुविधा प्रोवाइड करेगी। टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की भी सुविधा प्रोवाइड करेगी। प्रोडक्ट एग्जीबिशन कम सेलिंग सेंटर, यानी वहां पे ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स को अलग अलग ऐसे फ्रेम में एग्जीबिशन के तौर पे भी लगाया जाएगा और उसको सेलिंग करने में सहायता भी होगी। फिर रॉ मटेरियल बैंक से और कॉमन रिसोर्स सेंटर भी उसके अंदर एक होगा। उसके अलावा पैकेजिंग, लेबलिंग, बारकोडिंग की सुविधा भी उसमें अवेलेबल कराई जाएगी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग की सेंटर्स के तौर पे भी उसमें सुविधा होगी। तो इतनी सुविधाओं को ये स्पेशल ये क्या कहते हैं, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है सीएफसी, इतनी सुविधाओं को प्रोवाइड करेगी। क्या है? टेस्टिंग लैब होगा उसके अंतर्गत, डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर होगा, टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा, प्रोडक्ट एग्जीबिशन कम सेलिंग सेंटर होगा, रॉ मटेरियल बैंक्स और रॉ मटेरियल के लिए रिसोर्स सेंटर भी होगा, पैकेजिंग, लेबलिंग, बारकोडिंग की सुविधा होगी। उसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की भी इसमें सुविधा होगी। ये सारी चीजें इसमें होंगी सीएफसी में। सीएफसी जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करेगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कैसा होगा सीएफसी का, तो सीएफसी का जो वर्क होगा, ऑर्गेनाइजेशन वर्क या इसका जो है एडमिन वर्क कैसे काम करेगा, ये एसपीवी के आधार पे होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल के आधार पे ये काम करेगी। इस एसपीवी में 20 मेंबर जो है कम से कम होने ही चाहिए एसपीवी में, और 2/3 मेंबर वो ओडीओपी से संबंधित होने चाहिए। इसके मेंबर्स में एक मेंबर जो है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन कौन लोग इसके भागीदार या मेंबर बन सकते हैं? एनजीओ, लिमिटेड कंपनीज, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन वर्क कौन देखेगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल देखेगा। उसमें 3-4 क्राइटेरिया हैं, कम से कम 20 आदमी उसमें मेंबर हों, 2/3 मेंबर उसके ओडीओपी से संबंधित हों, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हों या उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों। एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी उसका मेंबर होगा। इसमें एनजीओ और लिमिटेड कंपनीज, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी इसमें शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट इसके लिए एक इंसेंटिव्स भी करेगी। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देगी। तो गवर्नमेंट जो है 90% इंसेंटिव गवर्नमेंट जो है रीइंबर्स कर देगी। यानी जो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया, सपोज दैट इसको बनाने में खर्चा कितना आ गया? 100 रुपये या 100% या 100 रुपये। इस 100 रुपये में से 90 रुपये इन लोगों को वापस कर दिया जाएगा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके बनाने वाले हैं। वनली 10% ही खर्चा ये बियर करेंगे। पहले तो ये बना लेंगे अपने पैसे से और उसके बाद में गवर्नमेंट उस पैसे को रीइंबर्स कर देगी, तो उसे कहते हैं रीइंबर्स करना। क्या मैंने लिखा? बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 90% फाइनेंशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी रीइंबर्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट विल रीइंबर्स 90% of the financial cost for common facility center.
और ये मैक्सिमम कितना बियर कर सकती है गवर्नमेंट? 15 करोड़ तक का जो है पैसा गवर्नमेंट करेगी, उससे ज्यादा लिमिट नहीं है। लिमिट है मतलब 15 करोड़ की, 15 करोड़ से ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी इसके लिए, सीएफसी के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पिलर है सेकंड नंबर का, मार्केटिंग डेवलपमेंट स्कीम। देखिए कोई भी चीज आपको प्रोड्यूस करना है तो पहले नंबर पे आपको जरूरत पड़ती है किसकी? लैब हो, रिसोर्सेज हो, एडवर्टीजमेंट हो, एजेंसी हो और ट्रेनिंग सेंटर्स हो, ये सारी सुविधाएं आपको पास हों। अब इसको गवर्नमेंट ने दे दिया। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट, यानी आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने, ब्रांडिंग करने की भी सुविधा होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से सब स्कीम चलाई है। इसी के अंतर्गत ओडीओपी का एक सब स्कीम है, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। नंबर 1 पे क्या है? मार्केटिंग फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट के लिए दिया जाएगा। उसके अलावा कॉमन मार्केट्स भी क्रिएट किया जाएगा। ई कॉमर्स पोर्टल पे भी उस प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस या जगह दी जाएगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह है, साइट्स हैं ई कॉमर्स की, उस पे भी इस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सुविधाएं देगी। ये 3 पॉइंट्स हमने दे दिया। कहीं पे कोई फेयर लगता है, ट्रेड फेयर या कोई मेला या कोई एग्जीबिशन, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट के उस प्रोडक्ट्स को का स्टॉल लगाने के लिए गवर्नमेंट सुविधाएं देंगी। स्टॉल लगाने का जो कास्ट होगा 75% गवर्नमेंट बियर करेगी। जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी गुड्स हैं, आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट का 75% गवर्नमेंट बियर करेगी। जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके आने जाने का खर्चा यानी टिकट भी गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग जो है डेवलपमेंट असिस्टेंस में आएगा। अब उसको हम सिस्टमैटिक देखेंगे। अंडर द मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, governments aim to provide the fair prices to the producer and producer organizations of the ODOP, for which it will help and support in the marketing and advertisements of the specific product of the districts. First point. Next point क्या है? It will help to the artisans and producer organizations to set their products at e-commerce portal like Flipkart and Amazon. Next point. It also provides the incentives to the producer organization, artisans and all such persons who are involved in ODOP whenever they are setting their stalls in any exhibition, in any fairs. So state government will bear 75% of the cost for setting a stall in the fair, in mela, in exhibition, and 75% of the transport cost as well as to and from ticket for such persons. तो यहाँ मैंने लिखा it aimed to provide fair pricing for artisans, weaver and exporters of ODOP product through better marketing. मार्केटिंग के द्वारा ओडीओपी के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्टर, वीवर्स और आर्टिसन को अच्छी प्राइस की सुविधा दी जाएगी और उनको मार्केटिंग सुविधा दी जाएगी। हेल्प आर्टिसन टू बोर्ड ओडीओपी प्रोडक्ट एट ई कॉमर्स पोर्टल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या ऐसे दूसरे जो है ई कॉमर्स पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट को बेचने की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कहीं पे फेयर लगता है, मेला लगता है, एग्जीबिशन लगता है, नुमाइश लगती है, उन सब जगहों पे अपने स्टॉल लगाने के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देगी, खर्चा बियर करेगी। तो 75% स्टॉल का चार्ज जो है गवर्नमेंट बियर करेगी, 75% गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्ट चार्ज बियर करेगी। उसके अलावा आने जाने का टिकट जो है, टू एंड फ्रॉम टिकट जो है, ऐसे लोगों की भी गवर्नमेंट बियर करेगी। तो टू एंड फ्रॉम ट्रैवल टिकट गवर्नमेंट बियर करेगी ऐसे लोगों की।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो पिलर है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड स्कीम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में आगे हमने एक वर्ड लिखा मार्जिन मनी स्कीम। मार्जिन मनी स्कीम का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी संस्था अगर रन करती है तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं, सपोज दैट एक कोई भी आपने प्रोडक्शन का सेंटर स्टैब्लिश किया, स्टार्ट किया, 100 रुपीज की आपने यहाँ पे जो है कॉस्टिंग से यानी इन्वेस्टमेंट किया किसी भी चीज में। इस 100 रुपीज में गवर्नमेंट खाली मार्जिन जो है बियर करेगी इसका। आपने कोई भी चीज इंस्टॉल किया, कोई भी प्रोडक्शन सेंटर स्टार्ट किया, कोई भी कारोबार स्टार्ट किया, ऐसा समझिए कोई कारोबार आप स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो इसका मात्र गवर्नमेंट कितना बियर करेगी? 25% बियर करेगी या इससे कम बियर करेगी। ऐसी कंडीशंस को क्या कहेंगे? मार्जिन मनी स्कीम। यानी गवर्नमेंट खाली मार्जिन बियर कर रही है यहाँ पे, बाकी मेन तो सारा का सारा जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोड्यूसर लोग हैं या ओडीओपी से जुड़े हुए लोग हैं वो बियर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट या तो 10% मान लेते हैं, 10% गवर्नमेंट बियर करेगी इसका कॉस्ट का, तो उसको मार्जिन मनी स्कीम इसीलिए कहते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया मार्जिन मनी स्कीम। इसके अंतर्गत जो है लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। जो लोन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो कुछ दिनों के लिए आपको दिया जाएगा, बाद में वो ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी का इंटरप्राइज रन कर जाता है, आपका बिजनेस रन कर जाता है, तो 2 साल तक तो ये लोन कहलाएगा, और 2 साल तक अगर आपका बिजनेस फंक्शन सक्सेस होता है 2 साल तक रेगुलर, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ग्रांट्स में कन्वर्ट होगा। ग्रांट्स का मतलब ये होता है कि जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया, जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, वो आपको रिटर्न नहीं करना है, तो ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लोन नहीं रहेगा। तो ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम कहलाता है। यहां पे हमने पॉइंट लिख दिया कि देखिए इसके अंतर्गत लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड टू द आर्टिसंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड craftsmen related with ODOP at subsidized rate for establishing their production unit and making them self-reliance। इसका तात्पर्य है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, उनको सब्सिडाइज रेट पे लोन देगी, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव्स देगी, और वो लोन या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि वो कोई भी एक इंटरप्राइज स्टार्ट कर सके, कोई बिजनेस या कोई कारोबार स्टार्ट कर सके। किसके लिए? ओडीओपी के लिए। तो ओडीओपी के लिए कोई नया बिजनेस कुछ भी ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो सब्सिडाइज रेट पे लोन वगैरह गवर्नमेंट देती है। तो यहां पे मैंने लिखा लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द ओडीओपी आर्टिसन वर्कर्स एंटरप्रेन्योर एट सब्सिडाइज रेट फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर प्रोडक्शन यूनिट्स एंड मेकिंग देम सेल्फ रिलायंस। तो ये गवर्नमेंट का एक पर्पस ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे आधार होगा। वो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसके आधार पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए इसको कई भागों में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, और जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड लोन डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट आपने 100 रुपीज का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या कोई काम धंधा स्टार्ट किया 100 रुपये का, उसमें गवर्नमेंट कितना बियर करेगी वो अलग अलग है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इतना रुपया है तो गवर्नमेंट मात्र इतना बियर करेगी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट यानी प्रोजेक्ट जो है उससे ज्यादा का है तो गवर्नमेंट इतना बियर करेगी। अब उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिखा, और उसको थोड़ा ट्रिकी है, उसको याद भी करना, उसका भी मैं तरीका बताता हूं। तो मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन किया कि प्रोजेक्ट कॉस्ट और मार्जिन मनी। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि टोटल प्रोजेक्ट पे जो रुपये खर्च किए गए। सपोज दैट प्रोजेक्ट पे आपने जो रुपये खर्च किए उसकी अमाउंट 25 लाख रुपये का अगर वो प्रोजेक्ट है या उससे कम, 25 लाख तक, 25 लाख तक का जो प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग 25 लाख, अप टू 25 लाख का मतलब इंक्लूडिंग 25 लाख, 25 लाख तक का कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं आप
ओडीओपी से संबंधित, तो गवर्नमेंट जो है आपको 25% जो है छूट देगी। नंबर एक, 6.25 लाख जो है या तो आपको मार्जिन मनी इसमें आपको प्रोवाइड करेगी। 25 लाख रुपए का कोई कारोबार इससे संबंधित आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें 25% या तो गवर्नमेंट इसका कॉस्ट का बियर करेगी। गवर्नमेंट कितना बियर कर लेगी इसका खर्चा? इस 25 लाख का 25% गवर्नमेंट बियर करेगी। इस 25 लाख का 25% या तो गवर्नमेंट बियर करेगी या गवर्नमेंट जो है 6.25 लाख 6.25 लाख गवर्नमेंट इसमें ऐड कर देगी। यानी कि 25 लाख में 6.25 लाख गवर्नमेंट दे देगी और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या प्रोड्यूसर लोग हैं वो देंगे। 6.25 लाख रुपया इसमें कौन खर्च कर दे रहा है? गवर्नमेंट कर दे रही है, बाकी ये लोग कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ विच एवर इज लेस, ये 25% में और 6.25 लाख में कौन सा अमाउंट कम है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। हो गया क्लियर? पहला पॉइंट ये है कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका इंस्टॉलमेंट मतलब कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका एस्टेब्लिशमेंट इंटरप्राइज का कॉस्ट, आपकी कंपनी सेटअप की कॉस्ट सपोज दैट 25 लाख तक है। इस 25 लाख में 25 भी इंक्लूडेड है। नंबर एक, 25 लाख वाले प्रोजेक्ट तक के प्रोजेक्ट में 25% गवर्नमेंट खर्चा बियर करेगी। या दूसरा कंडीशन क्या है कि 6.25 लाख 6.25 लाख गवर्नमेंट इस 25 लाख रुपए में से बियर करेगी। तो इस 25 में से अगर हम 6.25 लाख अगर हम माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं तो ये 75 हो जाएगा और ये 4 बचेगा तो 14 में से 6 गए तो यानी 8 6 14 हो जाएगा, ये 18 ऐसे ही कुछ अमाउंट होगा। ये जो है आपका प्रोड्यूसर लोग बियर करेंगे। जो भी ओडीओपी के प्रोड्यूसर हैं वो मात्र इतना रुपया बियर करेंगे। नंबर एक। नंबर दूसरा, या तो गवर्नमेंट 25 लाख बियर करेगी या गवर्नमेंट 6.25 लाख रुपये इनको हेल्प के तौर पे दे देगी, असिस्टेंट के तौर पे दे देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर देगी। इन दोनों मदों में से जो भी कम अमाउंट होगा गवर्नमेंट वही बियर करेगी, जान लीजिए। व्हिच एवर इज लेस, व्हिच एवर इज लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट 25 लाख से ज्यादा का है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। अगर आपका प्रोजेक्ट 25 लाख से ज्यादा का है और वो 50 लाख तक का है, तो 25 लाख से अगर ज्यादा का कोई भी प्रोजेक्ट है और वो 50 लाख तक का प्रोजेक्ट है, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट मात्र 20% ही बियर करेगी या 6.25 लाख रुपया गवर्नमेंट इनमें से बियर करेगी। विच एवर इज हाई, 20% या 6.25 लाख, इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा उसी को गवर्नमेंट खाली बियर करेगी। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि एक बंदा कोई भी 25, जैसे मान के चलिए कि 25 लाख है तो 25 लाख का यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि 25 लाख का मतलब क्या हो गया? सैकड़ा, ठीक है, 1000 10,000 लाख, ये हो जाएगा आपका 25 लाख। तो 25 लाख से ज्यादा, तो एक भी अगर रुपया हम डाल देते हैं तो 25 लाख से ये ज्यादा हो गया। तो 25 लाख से ज्यादा का अगर का कोई एक्सपेंडिचर है, कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट है और वो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने तक का है? 50 लाख तक का है, अप टू 50 लाख। 50 लाख में 50 लाख इंक्लूड है, उसके ऊपर वाला नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट मात्र 20% बियर करेगी या 2.25 लाख बियर करेगी, जो भी हाई अमाउंट होगी। 20 लाख 20% और 2.25 लाख में से अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन 50 लाख है और वो 150 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट है या प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो मोर देन 50 लाख से लेकर के 150 लाख तक का अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो गवर्नमेंट इस कंडीशन में या तो 10% इसका कॉस्टिंग बियर करेगी या तो आपका 10 लाख बियर करेगी, विच एवर इज हाई, जो भी इन दोनों में से 10% में से या 10 लाख में से ज्यादा होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 150 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 150 लाख तो यहां इंक्लूड हो गया, तो अब यहां पे उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा है तो 10% या 20 लाख जो भी कम होगा गवर्नमेंट इसको बियर करेगी। हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए,
25 लाख तक नंबर 1, फिर 25 लाख से ज्यादा हो और 50 लाख तक हो नंबर 2 केस, नंबर 3 पे 50 लाख से ज्यादा हो और 150 लाख तक हो। नेक्स्ट पॉइंट, 150 लाख से ज्यादा अगर का इन्वेस्टमेंट है रुपये का, तब ये 4 कंडीशंस हो गई प्रोजेक्ट कॉस्ट की। इनमें गवर्नमेंट जो मार्जिन मनी हेल्प करेगी, गवर्नमेंट जो डायरेक्टली यानी एक तरह से असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट दे रही है। इनमें देखिए 25% जो है, ये 25 लाख का जो आपने प्रोजेक्ट है, इस वाले में 25% या 2.25 लाख गवर्नमेंट बियर कर रही है। दूसरी वाले में गवर्नमेंट जो है 20% या 2.25 लाख बियर कर रही है। तीसरे में गवर्नमेंट जो है 10% या 10 लाख बियर कर रही है। चौथे में गवर्नमेंट जो है 10% या 20 लाख बियर कर रही है। देखिए ये सारी की सारी चीजों को पहले नंबर पे गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे देगी। सब्सिडी का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने आपको दिया और 2 साल तक अगर आपके प्रोजेक्ट सक्सेस चलते रहे, कामयाबी के साथ आपने जो इन्वेस्ट किया, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो चलते रहे, तो 2 साल के होते ही वो सारे के सारे पैसे जो गवर्नमेंट ने मार्जिन मनी के नाम से आपको दिए थी सहायता, वो सारे ग्रांट्स बन जाएंगे, यानी वो रिटर्न नहीं होते फिर ग्रांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दिस सब्सिडी एज ए मार्जिन मनी, देखिए फ्रॉम द बैंक्स, यानी पहले गवर्नमेंट क्या है, पैसा बैंक को दे दी है और बैंक के थ्रू वो इनको दिलाएगी, कहने का मतलब ये है। उसके बाद ये जो है अगर 2 साल तक आपका प्रोजेक्ट सक्सेस चलता रहा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे ग्रांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेटर दिस विल बी कन्वर्टेड टू ए ग्रांट फॉर सक्सेसफुल रनिंग एंटरप्राइज फॉर 2 years। स्टार्टिंग में ये गवर्नमेंट सारी के सारी जो सुविधा ये दे रही है वो सारे के सारे मार्जिन मनी के नाम से जाने जाएंगे और बैंक के द्वारा सहायता देगी। अगर 2 साल या उससे ज्यादा अगर आपके ये प्रोजेक्ट सक्सेस होकर के आपने करके दिखा दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ग्रांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है उसके साथ साथ और भी असिस्टेंट स्कीम गवर्नमेंट की चल रही हैं जो ओडीओपी को सहायक हैं या ओडीओपी के लिए सहायता प्रदान करती हैं। द अदर स्कीम्स आल्सो असिस्ट टू द ओडीओपी इन स्टेट गवर्नमेंट। तो जो अदर स्टेट जो ओडीओपी को असिस्ट करती हैं उसके भी मैंने मेंशन कर दिया। तो ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना एक स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना नंबर 1 स्कीम ये होगी। दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इनके अंतर्गत क्या है कि गवर्नमेंट एक तो देखिए ट्रेनिंग देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, टूल किट्स वगैरह देती है। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये क्या, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, वो भी ओडीओपी के लिए मतलब कि असिस्टेंट में काम करती है, उससे मतलब कि इंटर रिलेटेड है और उसको बढ़ावा देने में ये भी सहायक है, बट ये मतलब इंडिविजुअल सेपरेट स्कीम है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। एक स्कीम अभी गवर्नमेंट ने 2024-25 के बजट में अनाउंस किया था, लास्ट ईयर के बजट में, मयूवा के नाम से, MYUVA, मयूवा यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। तो ये मयूवा के नाम से यूपी गवर्नमेंट ने 2024-2025 के बजट में एक स्कीम अनाउंस किया था मयूवा के नाम से, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसका तात्पर्य यह था, इसके अंतर्गत फंड जो एलोकेट किया गया था लास्ट ईयर के बजट में 1000 करोड़ रुपए का इसके लिए फंड देने की बात कही गई थी। 1 लाख यूथ जो कि एजुकेटेड हैं एंड टेक्निकल हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनको इसका फायदा दिया जाएगा। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा, उनकी जो एंटरप्राइज होगी
मैक्सिमम जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 5 लाख, 5 लाख। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये 2024-25 में एक स्कीम गवर्नमेंट यूपी ने चलाई। उसके अंतर्गत जो फंड एलोकेट किया गया था 1000 करोड़ रुपए का, यहां मैंने मेंशन किया 1000 करोड़ रुपए का। इसके अंतर्गत 1 लाख यूथ को जो कि एजुकेटेड हैं और टेक्निकल हैं उनको टारगेट किया जाएगा 1 साल में। 1 साल में इसके अंतर्गत 1 लाख यूथ को टारगेट किया जाएगा और इनको इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल किट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ऐसे युवा जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्शन यूनिट बनाना चाहते हैं और वो एजुकेटेड हैं और टेक्निकल हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है 1 लाख यूथ को टारगेट करेगी, 1 साल में फायदा देगी। जो बेनिफिशियरी कितने होंगे? 1 लाख यूथ होंगे 1 साल में, ऐसे युवा जो एजुकेटेड और टेक्निकल हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इसका क्या होगा? वो युवा यानी कोई भी युवा इसमें से उसकी जो कंपनी होगी, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा मैक्सिमम वो 5 लाख तक की हो सकती है। उससे ज्यादा की अगर कोई कंपनी या प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो इसका लाभ नहीं मिल सकता, उसका लाभान्वित तो नहीं हो सकता, इसका बेनिफिशियरी नहीं हो सकता वो। बस मैक्सिमम उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5 लाख, तो 5 लाख तक का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या उससे नीचे का कोई कारोबार स्टार्ट करता है तो इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। तो युवा के अंतर्गत भी ओडीओपी को प्रमोट करने में भी मतलब सहायता मिल रही है और मिलती रहेगी। अब हमारा खाली एक बच जा रहा है जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और उसको हम अगली क्लास में बातें करेंगे। और उसके बाद फिर इसके अचीवमेंट्स क्या हैं वो भी एक पॉइंट है, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम ये दोनों पॉइंट्स अगली क्लास में बात करेंगे। तब तो विराम देते हैं। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।